जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब कंप्यूटेशन देखने जा रहे हैं कि सर अब कंप्यूटेशन कैसे करें ये बताओ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सर धीरे धीरे आराम से समझते हैं ये क्या है। देयर कैन बी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। 3 डिफरेंट टाइप की हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 3 टाइप के हाउस प्रॉपर्टी हो सकते हैं। इसका मतलब 3 टाइप की हाउस प्रॉपर्टी हो सकते हैं तो 3 टाइप की कंप्यूटेशन भी होगी। बिल्कुल। तो पहला है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला LO लेट आउट मतलब जिसको आपने किराए पे दे दिया। लेट आउट, लेट मतलब होता है किराए पे देना, है ना, किराए पे आपने दे दिया। सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, SO सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हैं। इफ़ 2 प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पसेज 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आर ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपकी 2 प्रॉपर्टी हैं और दोनों में आप खुद रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो माना जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। और थर्ड है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, DLO मान लिया जाएगा कि ये किराए पे है। मतलब कि सर 2 प्रॉपर्टी तक अगर मैं खुद ही रह रहा हूँ तो भी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, लेकिन अगर 3 प्रॉपर्टी में रहता हूँ तो क्या होगा। तो नहीं दोस्तों, इफ़ मोर देन 2 प्रॉपर्टी आर यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस ओनली 2 हाउसेज अकॉर्डिंग टू दी चॉइस। तो आपको 3 में से ना, अगर 3 प्रॉपर्टी और तीनों में आप खुद ही रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई 2 हाउस खुद के रहने के लिए टैक्स के पर्पज़ से, और एक को माना जाएगा कि ये लेटिंग आउट पे है। are treated as self-occupied property and other house or houses will be treated as deemed to be let out। मतलब इनकम टैक्स ने बोला भैया तुम 2 घर में रह सकते हो मैक्सिमम, तीसरे घर को मान लिया जाएगा चाहे वो किराए पे नहीं है लेकिन डीम्ड लेटिंग आउट माना जाएगा, DLO माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो अब सर 3 टाइप के तो हमने समझ लिए, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी, दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और तीसरा है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 घर तक होगा और 2 के बाद अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा घर है उसको रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। तो अब तीनों की कैसे कंप्यूटेशन होगी ये है दोस्तों। फॉलोइंग फॉर्मेट इज टू बी फॉलोड फॉर कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। पहला लेट आउट, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड अप टू 2 हाउसेज। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सिर्फ 2 घर तक ही बात हो रही है। मतलब 3 घर है तो तीनों में से आप कोई 2 सेलेक्ट कर लो कि ये 2 मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कंसिडर कर लो और इसको DLO कंसिडर कर लो, डीम्ड लेट आउट कंसिडर कर लो सर। तीसरा है डीम्ड लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना। क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट। सर अब एक्सपेक्टेड रेंट मुझे कैसे अनुमानित किराया कैलकुलेट करना है, तो सर वो देखो आप म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है और फेयर रेंट क्या है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या फिर फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर। मतलब म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में जो हाइयर है बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। मतलब 3 चीज़ें आ गई, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, इसमें जो हाइयर है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, जो स्टैंडर्ड रेंट होगा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 1 लाख, ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड रेंट है 1.5 लाख और फेयर रेंट है आपका 1,80,000। तो 1 लाख और 1,80,000 में हाइयर क्या है, 1,80,000। तो सर क्या 1,80,000 एक्सपेक्टेड रेंट होगी? नहीं, अगली लाइन में लिखा है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1.5 लाख। ये चीज़ है, इस लाइन का मतलब यही है कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हाइयर है वो ले लो और उसके बाद देखो स्टैंडर्ड रेंट कितना है। अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा आ रहा है आपका ये वैल्यू तो फिर स्टैंडर्ड रेंट पे ही लिमिट कर दो, ठीक है। लेकिन सर अगर इस केस में स्टैंडर्ड रेंट होता 2 लाख बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम, तो इसमें 1,80,000 रुपये ही ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्टेप 2, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट। जो पैसा मुझे नहीं मिला, अनरियलाइज रेंट है, वो माइनस करने के बाद
जो आता है वो होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल, तो वो स्टेप 2 में कैलकुलेट हो जाएगा। ये डीम्ड टू बी लेट आउट में ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मान लिया गया ना वहाँ पे तो एक्चुअल में कोई पैसा आ नहीं रहा है, जो हम एक प्रॉपर्टी को डीम्ड मान लेंगे कि ये लेट आउट पे है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी ये पॉइंट आएगा नहीं, वो खुद ही रह रहा है, तो ये सब लेट आउट के लिए ही है। नाउ स्टेप 3, हायर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो हायर होगा, मतलब ये सर पहले में तो हमने म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके वो अमाउंट निकाल लिया। फिर स्टेप 2 में पता लगा कि एक्चुअल रेंट मुझे मिलेगा कितना, रिसीव्ड कितना है, रिसीवेबल कितना है, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट घटाने के बाद फिर उन दोनों में जो हायर है वो यहाँ ले लेंगे, और फिर यहाँ तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे तो फिर ये एक्सपेक्टेड रेंट ही आ जाएगा। नाउ स्टेप 4, डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी, मतलब लॉस जो हुआ है खाली रहने से वो लेस कर देंगे लेट आउट में। सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम टू बी लेट आउट में ये पॉइंट आएगा ही नहीं। फिर स्टेप 5, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV आ जाएगा। स्टेप 3 जो हायर आ गया उसमें जो मुझे मिला ही नहीं, किराया खाली था घर, तो वो माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। यहाँ पे नील ही रहेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ही चलता आ रहेगा, क्योंकि इसमें तो ये सारे पॉइंट आ ही नहीं रहे ना, एक्चुअल रेंट, डिडक्ट, ये सब आएगा नहीं, वो तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, और एक डीम टू बी लेट आउट है उसमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे ही नहीं। जो किराए पे चढ़ाएंगे वहाँ ये बात आएगी एक्चुअल में। सर GAV पे आ गए, फिर स्टेप 5 में तो GAV निकल गया, फिर उसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर, मतलब ऑनर ने अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है तो वो लेस कर दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो आएगा ही नहीं, हाँ डीम्ड लेट आउट में आपको माइनस करने का राइट है। फिर आएगा सर NAV, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो टैक्स ही नहीं कर रहे ना, इसीलिए नील 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 आता आ जा रहा है, यहाँ पे अमाउंट आएगा। फिर अब डिडक्शन क्या करें, अब 24 सेक्शन का डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ NAV। अगर ये 1 लाख आ गया, ये तो जीरो रहेगा, और ये अगर 1.5 लाख आ गया तो इसका 30%, 30,000 की डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी और 45,000 की डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। फिर सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो, मतलब कैपिटल इंटरेस्ट जो पे अगर आपने कोई घर लिया है, कि मतलब किराए पे कोई घर लिया है और किराए के लोन पे अगर कोई घर लिया है और लोन का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ माइनस कर दोगे, ये यहाँ भी माइनस कर दोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी घटाने का मौका मिलता है, और यहाँ डीम्ड लेट आउट में भी माइनस कर दोगे। फिर जो आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी सर। फिर ऐड कर दो इनकम अंडर सेक्शन 25A, वो ऐड करने के बाद जो आएगा वो फाइनल आ जाएगा इनकम टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल होगा वो यहाँ आ जाएगा। नाउ म्यूनिसिपल वैल्यू रेफर्स टू म्यूनिसिपल वैल्यू, FR refers to fair rent, SR refers to standard rent, ER refers to expected rent, NA refers to not applicable। ये जो ऊपर ये जो शॉर्ट टर्म्स यूज किए गए हैं वो उसके बारे में। अब सर एक एक करके सारी वैल्यू को पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एनुअल वैल्यू, ये एनुअल वैल्यू क्या होती है? एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम द ईयर टू ईयर, मतलब हर साल किराए पे ईयर बाई ईयर जिस पीरियड में कोई प्रॉपर्टी किराए पे रहता है उसकी वैल्यू को एनुअल वैल्यू बोला जाता है। इट में नीदर बी एक्चुअल रेंट डिराइव्ड नॉर द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, इसमें कोई एक्चुअल रेंट की बात नहीं हो रही, कोई म्यूनिसिपल वैल्यूएशन की बात है। ये एक एक्सपेक्टेशन है कि हर साल इतने तो ये किराए पे रहता है और उससे फिर एनुअल वैल्यू ये निकलती है। इट इज़ समथिंग लाइक नोशनल रेंट, ये एक्चुअल में ये रेंट निकलता नहीं है, ये नोशनल रेंट है। विच कुड हैव डिराइव्ड हैड द प्रॉपर्टी बीन लेट आउट, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट पे होती तो इसकी वैल्यू ये निकलती है। इन डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू देयर आर 4 फैक्टर्स। जब हम एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो 4 फैक्टर को कंसिडर करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, क्या एक्चुअल रेंट मिला, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, और स्टैंडर्ड रेंट क्या है। अब हम कंप्यूटेशन कैलकुलेशन देख रहे हैं GAV का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। अब वही जो ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स हैं उसी की बात है, डिटेलिंग कर रहे हैं। एक सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, वैसे तो ऊपर देख लिया हमने, फिर भी देख लेते। स्टेप 1, फाइंड आउट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। सर वो निकाल लेंगे हम, आपको सवाल में दिया जाएगा कि ये म्यूनिसिपल वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड रेंट है, ये फेयर रेंट है। अब आपको पता होना चाहिए म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज हायर बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो निकाल लिया सर। फिर एक्सपेक्टेड रेंट,
इट इज़ डीम टू बी द सम फॉर विद द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ये। एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट है कि मान लिया जाता है कि हर साल इतने पीरियड के लिए रेंट पे रहता है तो इतना पैसा इसको मिलेगा। नाउ फेयर रेंट, रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। फेयर रेंट होता है कि उसी लोकेलिटी में, उसी इलाके में कोई और बंदा अपने घर को किराए पे चढ़ा रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, वही यहाँ पे फेयर रेंट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? इट इज़ अ मैक्सिमम रेंट विच पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम द टेनेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। स्टैंडर्ड रेंट वो होता है जो मैक्सिमम रेंट है जो किसी टेनेंट से, किराएदार से रिकवर कर सकता है लीगल तरीके से। स्टेप 2, find out rent actually received or receivable after excluding unrealized rent but before deducting loss due to vacancy। मतलब एक्चुअल में उसको रेंट कितना रिसीव हुआ या मिलने वाला है उसमें से माइनस कर दो अनरियलाइज। कोई रेंट पे रह के भाग गया तो वो तो मिलेगा नहीं, वो अनरियलाइज रेंट हो जाएगा, बट माइनस कर दो डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। खाली रहने, किराए पे उसने नहीं चढ़ा पाया हुआ 2 महीने तो उसका लॉस जो होगा वो माइनस कर देंगे। फिर स्टेप 3, हायर ऑफ अमाउंट कंप्यूटर इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जो आया है और स्टेप 2 में जो आया है, जो दोनों में ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। फिर स्टेप 4, फाइंड आउट लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से कितना लॉस हुआ है। और स्टेप 5, स्टेप 3 माइनस स्टेप 4, यहाँ जो हायर निकला है उसमें से माइनस कर दो, फिर वो आ जाएगा GAB। अब सर नेक्स्ट टॉपिक है ये रेंट एक्चुअली रिसीव्ड क्या है और रिसीवेबल क्या है, अनरियलाइज रेंट क्या है उसको समझेंगे। तो जो एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब या तो जितना उसको पैसा मिल गया है या फिर जितना मिलने वाला है। अनरियलाइज्ड मतलब क्या होता है? जो भाग गया, किराए पे रह के भाग गया, वो अनरियलाइज्ड हो जाएगा, अब वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो बंदा रह रहा है वो आज नहीं तो कल दे देगा, 2 महीने बाद दे देगा, 6 महीने बाद दे देगा, तो वो रिसीवेबल है और रिसीव्ड जितना उसको मिल गया है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। एडवांस रेंट कैन नॉट बी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द ईयर ऑफ रिसीव। एडवांस रेंट नहीं कंसिडर होता है इसमें। If the tenant has undertaken to bear the cost of repairs, the amount spent by the tenant cannot be added to rent receivable। रिपेयर का खर्चा टेनेंट ने बियर किया है, ठीक है ना, रिपेयर तो टेनेंट ने कर दिया और उसके बदले में उससे ले रहा है। तो इफ़ द टेनेंट इज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, टेनेंट को कॉस्ट ऑफ रिपेयर बेयर करना है तो वो भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल में नहीं आएगा। ऑक्यूपायर्स, टेनेंट शेयर ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स रियलाइज फ्रॉम द टेनेंट कैन नॉट बी एडेड टू एक्चुअल रेंट और रिसीवेबल। मतलब जो म्यूनिसिपल टैक्स का पार्ट है आप अपने टेनेंट से ले रहे हो वो भी एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। इट इज़ द ऑक्यूपायर्स ड्यूटी टू पे म्यूनिसिपल टैक्स, क्योंकि ये ड्यूटी उसकी पे करने की बनती है जिसका एक्चुअल में टैक्स है। ऑक्यूपायर्स ड्यूटी, जो बंदा रह रहा है वो म्यूनिसिपल टैक्स पे करेगा, अगर वो कर रहा है तो फिर वो रेंट में ऐड नहीं होगा। ये था रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल। लेकिन सर ये अनरियलाइज रेंट क्या है? अनरियलाइज रेंट समझने जा रहे हैं। अनरियलाइज रेंट इज रेंट विच द ओनर कुड नॉट रियलाइज। वो रेंट जो ओनर रियलाइज नहीं कर पाया, ले नहीं पाया। अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स इज नॉट डिडक्टेबल। पिछले साल का अनरियलाइज रेंट यहाँ पे डिडक्ट नहीं होता। ओनली अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेबल। जो सिर्फ इसी साल की कंप्यूटेशन में इसी साल का जो अनरियलाइज रेंट है वो यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। अनरियलाइज रेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। जो अनरियलाइज रेंट है वो रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो पैसा मिला है या फिर मिलने वाला उसमें से माइनस कर देते हैं। ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी वो पॉसिबल है। फर्स्ट, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब जो टेनेंसी है, जो किराए पे जो घर दिया गया था वो एक लीगल में वैलिड था, बोनाफाइड था। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड, जो डिफॉल्ट करके गया किराएदार वो खाली करके चला गया है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी, और उसको खाली करवाया गया है। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी और व्यवसाय में नहीं है, किसी और प्रॉपर्टी के, एसएससी के। The assessee has taken all reasonable steps to institute legal proceeding for the recovery of the unpaid rent and satisfies the assessing office that legal proceeding would be useless। और असेसी ने, इंडिविजुअल ने उस किराएदार से पैसा रिकवर करने के लिए सारी लीगल कंसिडरेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स करी और असेसिंग ऑफिसर को उसने सेटिस्फाई कर दिया कि भाई मैं उससे पैसा रिकवर नहीं कर पाया, तो वो सब हो जाएगा अनरियलाइज रेंट। नेक्स्ट स्टेप ना, म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है सर? म्यूनिसिपल टैक्स होता है कोई भी हाउस टैक्स, सर्विस टैक्स, लोकल टैक्स जो आपको म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट को देना होता है। म्यूनिसिपल टैक्स लिविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी, एमसीडी वाले, इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आर डिडक्टेबल ओनली इफ दिस टैक्सेस आर बोर्न एंड एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस। ये तभी घटाया जाएगा जब ओनर बोर्न कर रहा है।
अगर किराएदार बोरन कर रहा है तो फिर नहीं घटा सकते। इट डजेंट मैटर वेदर द प्रिंसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिलोंग टू द अर्लियर पास्ट ईयर्स, ओनली करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और कमिंग ईयर्स। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप पिछले साल का दे रहे हो, आने वाले साल का दे रहे हो। अगर आप म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रहे हो तो आप घटा सकते हो अपनी इनकम से। अब जो हमारा सर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू का मिलता है वो समझेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, वो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और फिर इसको एक रिवाइज कर लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए कंप्यूटेशन है क्या। यही इस चैप्टर की जान है। तो दोस्तों रिलैक्स मोड में आराम से फिर से रिवीजन कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।